ये एक तो है कि हमारा जो हमारी जो संवैधानिक राजनीतिक समझ है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, वो ये है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखेंगे और अपनी संप्रभुता को बरकरार रखेंगे। हमारा संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 51 में कि हम दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो भी समझौते होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन कोई इंटरनेशनल ट्रीटी ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती। उसके लिए भारत की संसद को अनुमति देगी भारतीय संसद, तब जो है हम ऑफिशियली उसके पार्ट होंगे या उसको वो हम पर चीज लागू होगी। उदाहरण के लिए, परमाणु अप्रसार संधि पे हमने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो वो संधि जो है हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन वो संधि ईरान ने की है, तो ईरान पर वो संधि और उसके प्रावधान जो है लागू होते हैं। और अगर हम और नेशनल इंटीग्रिटी का भी मसला इससे जुड़ता है, चूंकि आर्टिकल 1 में ही संविधान में लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, तो हमें अपनी जो एकता और अखंडता है, वो चाहे अंदर से उसके ऊपर खतरा हो या बाहर से, हम उसको रजिस्ट करेंगे। और अब लेकिन ये चीजें जो हैं, ये तो चलिए लिखित बातें हैं, डायरेक्शंस हैं, और कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तमाम चीजें, पंचशील वगैरह, ये सब चलता रहा है इससे प्रेरित होकर, और इसको संविधान की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन जब हम ट्रेड रिलेशंस देखते हैं, या WTO में देखते हैं, या जलवायु सम्मेलनों में देखते हैं, या जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं हमारे आज के समय में, तो बातें तो वही कही जा रही हैं। मतलब कहने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में हम लोग हमेशा ये कहते थे कि हम दुनिया भर के देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, और हम उन देशों के साथ सोलिडारिटी में खड़े होंगे जो जिनके साथ हम अपना इतिहास भी साझा करते हैं, कि हम भी उपनिवेशवाद के शिकार रहे, साम्राज्यवाद के शिकार रहे, गरीबी है, वंचना है, तमाम चीजें हैं। तो दुनिया भर के जो देश इन चीजों से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, हम उनके साथ एक सोलिडारिटी बनाएंगे। और जो बड़े खेमे हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, जो अपने इंटरेस्ट को सुपीरियर मानती हैं, हम उनके सामने एक साझा जो है अवरोध खड़ा करेंगे या विरोध खड़ा करेंगे। आज भी अगर हम अपने लीडरशिप को सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो यही बातें होती हैं कि ग्लोबल साउथ का वॉइस हम इंडिया बनेगा। तो एक तरीके से वो ध्वनि जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आती है। लेकिन क्या यह व्यवहारिक रूप से ये होता हुआ हम देख रहे हैं? और हम लोग अगर अतीत को देखें, तो मुझे लगता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील जैसे जो विचार थे, उनकी आज के समय में कहीं ज्यादा जरूरत है। जब एक दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो विचार थे, जो उसकी समझ थी, उसको फिर से कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कही जा रही है बात, लेकिन किया जा रहा है उसका ठीक उल्टा। उदाहरण के लिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में अमेरिका के बास्केट में अपनी सारी चीजें डाल दी। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। ईरान के साथ हम चाबहार प्रोजेक्ट कर रहे थे। जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने परमाणु समझौते को जो ईरान के साथ हुआ था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, और ईरान पर उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन उस लिस्ट में, सैंक्शंस की लिस्ट में, चाबहार बंदरगाह परियोजना नहीं थी, उसको उन्होंने छूट दिया हुआ था। इसके बावजूद हमारा जो काम चल रहा था चाबहार में, वो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो कंपनियां इन्वॉल्व थी उसको बनाने में, प्रोजेक्ट्स में, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगहों पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या बिजनेसेस हैं, उन पर कहीं उल्टा असर ना पड़ जाए। वो कंपनियां डर गई, और उन कंपनियों को
भारत सरकार वो भरोसा नहीं दे पाई। जैसे चीन की कुछ कंपनियों पर जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई अभी पीछे ईरान के साथ खरीद बिक्री को लेके, तो चीन की गवर्नमेंट ने उन कंपनियों को कहा कि जो होगा देखा जाएगा, तुम लोग अपना बिजनेस करते रहो, स्टेट प्रोटेक्शन दिया। वो हमारी कंपनियों को नहीं मिला और मामला अटक गया। अभी कुछ साल पहले उसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रखा था देश के सामने कि चाबहार परियोजना को 10 साल के लिए उसको मैनेज करने का, उसको मतलब सारी चीजें उसका जिम्मा भारत को मिला। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप फिर आए तो भारत सरकार ने पिछले साल $125 मिलियन का हमारी देनदारी थी उस प्रोजेक्ट को लेके ईरान को, भारत सरकार ने $125 मिलियन जो है चुका दिए और बोला कि भाई अब हम हाथ जोड़ते हैं इस प्रोजेक्ट से। और उन्होंने, भारत सरकार ने किनारा कर लिया। अब वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया। वही बगल में ग्वादर बन रहा है जो कि पाकिस्तान में, जो कि चीन बना रहा है, उसका बेल्ट रोड परियोजना का वो हिस्सा है। चाबहार ठीक उसके बगल में है। अब वो भी, उसमें भी ऑलरेडी कुछ चीनियों को कुछ मिला। हाँ। तो एक तो ये उदाहरण, दूसरा उदाहरण आज का है। अमेरिका ने कुछ साल पहले जो एशिया प्रशांत टर्म था, एशिया पैसिफिक, उस टर्म को उन्होंने हिंद प्रशांत कर दिया था। एशिया की जगह, क्योंकि हिंद महासागर भी है उस इलाके में। तो कहा गया कि एशिया से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके का मसला है, तो इसको हम हिंद प्रशांत कहेंगे। आज अमेरिका ने जो उसका मिलिट्री कमान है इस इलाके का, पैसिफिक का, उसका उन्होंने नाम बदल के इंडो हटा दिया, वापिस से वो एशिया आ गया। और उन्होंने जो नक्शा दिखाया है उसमें गिलगित बाल्तिस्तान और पीओके को उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया है। ये आज की घटना है। दूसरी घटना कुछ समय पहले हुई जिसमें हमारे 3 नाविक मारे गए और उनको अमेरिकियों ने बचाया भी नहीं, जबकि जिनेवा कन्वेंशन से लेके जितनी भी मैरीटाइम सामुद्रिक संधियां हैं, ट्रीटीज हैं, उसमें ये बात मैंडेटरी की गई है कि अगर कोई जहाज डूब रहा हो, खतरे में हो, आग लग गई हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, तो उसको, आपको जो भी नजदीक में जहाज अवेलेबल होंगे वो उसको मदद करेंगे। ये मैंडेटरी है अगर सुरक्षित है बचाना लोगों को तो। लेकिन हमने देखा कि लोग जो उसमें जहाज में जो नाविक थे, सेलर्स थे, ज्यादातर भारतीय थे, उनकी पुकार को अमेरिकी जो मिलिट्री वहां पर स्टेशन है उसने जो है सुना नहीं, और ओमानियों ने किसी तरीके से रेस्क्यू किया। उससे पहले हम जानते हैं कि ईरान से एक नौसैनिक टुकड़ी आई हुई थी भारत सरकार के निमंत्रण पर, और वो, उनके पास हथियार भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो समारोह वगैरह के पर्पस के लिए होते हैं। और उन्होंने राष्ट्रपति के सामने अपना प्रदर्शन किया, और जो भी होता है इस तरीके के आयोजनों में, वो सारी चीजें हुई। जब वो लौटने लगे तो श्रीलंका के तट पे अमेरिका ने उस जहाज को डुबा दिया। और वहां भी यही हुआ कि 2 जहाज को उन्होंने निशाना बनाया। एक जहाज तो लगभग उसमें सारे लोग ही मारे गए, कुछ बच पाए। श्रीलंका ने भी नहीं बचाया उन्हें। और हम लोग अमेरिका को कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि जो पहले, जब ये ओमान वाली घटना हुई, तो पहले भारत सरकार ने जो बयान दिया उसमें अमेरिका का नाम ही नहीं था। बाद में विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो, इनकी बातचीत हुई। तो जो बातें हमारे तरफ से बताई गई कि ये बातचीत में हुआ, हमने ओमान में जो घटना हुई है उसका उल्लेख किया है और उनसे कहा है कि आगे नहीं होना चाहिए। मार्को रूबियो की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि भारत के नाविकों को या और जहाजों को उस इलाके में नहीं जाना चाहिए, हमारा ब्लॉकेड चल रहा है, और अगर वो हमारे आदेश का उल्लंघन करेंगे तो हम उनको निशाना बनाएंगे।
और हम अभी जब प्रधानमंत्री जा रहे थे G7 की मीटिंग के लिए फ्रांस, तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि कहा जा रहा था कि वो जब ट्रम्प से मुलाकात होगी तो वो इस बात को उठाएंगे, लेकिन अभी तक वैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऊपर से आज एक वीडियो वायरल है जिसमें G7 के नेता जब बैठक कर रहे हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हैं कि आई एम द बॉस। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अगर हम ट्रेड की बात करें, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब हम ज्यादा मुनाफा कमाते हैं अमेरिकन से, और अमेरिका से अच्छा खासा रेमिटेंस भी हिंदुस्तान आता है, जो भारतीय वहां काम करते हैं उनसे, वो जो वापस अपने फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। तो इन चीजों को देख के, या एक अमेरिका के साथ जो 1998 में बिल क्लिंटन की यात्रा हुई, उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में बेहतरी आती गई, तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हम बहुत ज्यादा अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते, या थोड़ा सा हमको समझदारी से और चतुराई से कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए कि 1 साल से ऊपर हो गया ये टैरिफ वगैरह का मसला, हम लोग ट्रेड डील नहीं कर पाए हैं अभी तक। और बजाय इसके कि हम अमेरिका पर सवाल उठाते, हम अमेरिका के साथ बहस करते, हम लगातार अमेरिकी खेमे में जा रहे हैं। तो एक तो ये बिजनेस का हो गया। दूसरी तरफ चीन से हमारा व्यापार घाटा जो है वो $100 अरब को पार कर गया है। इसका मतलब ये है, और हम जो उनको बेचते हैं वो घट रहा है, वो कब $15 बिलियन के आसपास है, $16 बिलियन के। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ हम डिप्लोमेटिक रूप से अमेरिकी प्रेशर में हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो अब आप ये समझें कि जब दो बड़ी ताकतें, उनके साथ हमारा रिश्ता इस तरीके का होगा, तो समझौता करने की, कंप्रोमाइज करने की, झुकने की मजबूरी हमारे सामने ज्यादा होगी। दो उदाहरण और है जहां पे हमारी संप्रभुता, या जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, हमारी सरकार कहती है, उसको बार बार मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रूस से तेल खरीदने की बात हुई, उसमें अमेरिका का अड़ंगा रहा। जब वेनेजुएला में ये सब नहीं हुआ था, तो उससे पहले वहां पे हमारी सरकारी कंपनी जो है वो 2 प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। एक तो ऑलरेडी वहां तेल निकाल रहे हैं, तेल निकाल रही है वो कंपनी, और दूसरा एक और बन रहा है वहां पे। तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि भाई $500 मिलियन का हमारा बिल हुआ है, आप उसको पेमेंट कर दें। तो उन्होंने कहा, मदुरो की गवर्नमेंट ने, कि देखिए हम आपको कैश तो दे नहीं सकते, आप ऐसा करें, आप हमारे यहाँ से $500 मिलियन का तेल ले जाएं। अब उस तेल को जो हमारी कंपनियों ने निकाला है, जो उनका मेहनताना है, उसको वेनेजुएला से लाने के लिए हमने अमेरिकी विदेश विभाग को रिक्वेस्ट भेजा कि ऐसा ऐसा मसला है, आप हमें अनुमति दे दें कि हम ये जो है तेल यहां से ले जाएं हिंदुस्तान। रूस के साथ बार बार जब हुआ तो कहा जाने लगा कि भाई आप मत खरीदिए, ये खरीदिए। बाद में पीछे तो फिर भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में तेल लाया गया वहां से। लेकिन अब इधर जो है, अब बार बार ये हो रहा है कि आपको 30 दिन का परमिशन है, आपको 60 दिन का परमिशन है, आप इतना ले सकते हैं, आप इतना नहीं ले सकते। और हम उस पर उस तरीके से बात नहीं कर सकते, उसी भाषा में, उसी डिप्लोमेटिक तेवर के साथ हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जब आप अगर एक मोइन अख्तर का और उनका अनवर मकसूद का एक प्रोग्राम आया करता था पाकिस्तानी टेलीविजन पे, लूज टॉक, उसका एक वीडियो पिछले दिनों मुझे दिखा तो मैंने और आगे भी बढ़ा दिया। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई गई है मजाक करते हुए, कि अमेरिका से हमारी दोस्ती है तब वो इतना मार रहा है,
दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा, ये सवाल उसमें उठाया गया है। अगर अमेरिका मित्र है हमारा, हम हर मोर्चे पर उसको वो कर रहे हैं। ईरान वार में क्या हुआ? ईरान वार से, इजराइल के हमले से, अमेरिका के हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा कर रहे हैं उस तनावपूर्ण स्थिति में, और वहां पे उन्होंने अनऑफिशियली, या जिसको खबर नहीं की गई मीडिया द्वारा, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया था कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, या क्या किया नहीं किया, या कुछ और बातें हुई, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो युद्ध से ठीक पहले जाने वाले आखिरी नेता थे, और वो भी भारत जैसे देश के। और जब पहले दिन के स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और उनके लीडरशिप के बहुत सारे लोग मारे गए, हमने एक शोक संदेश भी नहीं दिया। जब हुर्मुज का मसला फंस गया, तेल की दिक्कत होने लगी, तो 6 दिन के बाद विदेश सचिव को भेजा गया दूतावास कि आप जाके रजिस्टर पर हमारी संवेदना व्यक्त कर दें। 6 दिन के बाद। जबकि इसको आप कंट्रास्ट करें कि जब रईसी की ईरान के राष्ट्रपति को, तो हमारे यहाँ 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। बात यह है कि हमें ये कई सारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ये पट्टी पढ़ाई कि 3-4 दिन 5 दिन का मसला है, हम लीडरशिप को खत्म कर देंगे, ईरान की जनता जो है सड़क पे आ जाएगी, उनकी मिलिट्री और आईजीआरसी जो है उसके अंदर जो है वो हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और हम इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को पलट देंगे, उनकी गवर्नमेंट को हटा देंगे और अपना आदमी बैठा देंगे, जैसे वेनेजुएला में किया। मुझे लगता है कि ये पट्टी हमें भी पढ़ाई गई, और ये पहले से पढ़ाई जा रही थी, इसीलिए तो चाबहार से कहा कि भाई ये हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कल को एक प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली, प्रो संयुक्त अरब अमीरात एक सत्ता सरकार आएगी, तो हम बहुत आसानी से डील कर लेंगे, चाहे वो तेल खरीदना हो तो, चाबहार हो तो, या और दूसरे तरीके की खरीद बिक्री का मसला हो तो अब जब इस तरीके के हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, कौन से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश हो रही है। और यहां पर एक चीज मैं और अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट जो है, राष्ट्रीय हित जो है, उसका अर्थ अब बहुत डाइल्यूट हो गया है। वो हित क्या भारत के तमाम लोगों के हित हैं, उससे जुड़े हुए हैं, या भारत में कुछ लोग हैं जो कॉरपोरेट हैं या बैंकर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, क्या उसके इंटरेस्ट को भारत के राष्ट्रीय हित के रूप में पेश किया जा रहा है? ये चीज पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। तीसरी चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये जो दुनिया में जब ये ईसवी सन वाला सिलसिला शुरू होता है, तो साल 1 से लेके 1820 तक का अगर आप वो देखेंगे इतिहास, तो हमेशा 2 अर्थव्यवस्थाएं नंबर 1 और नंबर 2 रही 1800 साल तक, भारत और चीन। बीच में ये 200 साल का, 250 साल का एक समय आता है जब पश्चिम हावी होता है, उसकी अर्थव्यवस्था हावी होती है दुनिया में, और कैसे हावी होती है ये हम सब जानते हैं। अब दुनिया फिर से वापिस उसी राह पे जा रही है। चीन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एआई के फील्ड में उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो लिस्ट आती है दुनिया के विश्वविद्यालयों की या संस्थानों की, उसमें वो शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेटेंट कर रहे हैं, रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा वो जो है पब्लिश कर रहे हैं। 130 देशों के साथ वो सबसे बड़े पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर। और
कुछ कुछ रीजनल पावर्स इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली असर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पीछे बांग्लादेश ने एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी जगह बनाई है, वियतनाम ने बनाई है। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, आसियान समूह के जो देश हैं, उनकी प्रगति अपने आप में एक मतलब आश्चर्यजनक है। हिंदुस्तान भी रास्ता, तो इन्होंने जो भी लिया हो नियो लिबरल वगैरह का, उस पर क्या अभी बात करें, लेकिन हम उस रास्ते पर बाकी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, जो हमारे जैसी अर्थव्यवस्थाएं थी, उनके बरक्स, उनकी तुलना में हमारी जो गति है वो कम है। लेकिन फिर भी चूंकि हम बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स है, बड़ा बाजार है, तो हम भी दुनिया में जो ग्रोथ हो रहा है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें हम एक अच्छा खासा पोर्शन जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं ब्राजील उठ रहा है, कहीं साउथ अफ्रीका असर्ट कर रहा है। अभी आप देखिए ईरान का, आपने देखा पॉलिटिकली, मिलिटरली। संयुक्त अरब अमीरात भले वो इजराइल अमेरिका की लॉबी में है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बन गया है कई तरीके से, दुबई, अबू धाबी वगैरह। कतर बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह बन गया है। दोहा जो है वो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से है। तो ये जो मल्टीपोलैरिटी हो रही है, ये जो दुनिया के देश इकट्ठा हो रहे हैं, बिजनेसेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की दशा आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में एक अखबार में, गार्डियन में छपा था कि ब्रिटेन में जीवन स्तर जो है वो पिछले 60 साल में सबसे निचले स्तर पर है। अब भाई, जो कॉलोनियल लूट थी और जो इन लोगों ने साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट लिया था पश्चिम के देशों ने, ज्ञान में, विज्ञान में, सब में, बहुत पॉजिटिवली मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। और हिंदुस्तान, चीन और इन सब जगहों के विकास में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा। लेकिन हुआ क्या कि उनके नेताओं ने और उनके कॉरपोरेट्स ने देखा कि जब मैं सस्ता तेल रूस से खरीद सकता हूं, तो मुझे तेल निकालने की क्या जरूरत है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो भाई एनर्जी डिपेंडेंट हो गया यूरोप जो है रशियन तेल पर। चीप लेबर है चाइना में, वियतनाम में, भारत में। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में देखा, इंडिया ने काफी उसमें अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मदद की। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि नियो लिबरल इकोनॉमिक्स में, ये पिछले 30-40 सालों में कॉरपोरेट का पूरा ध्यान जो है मुनाफा बनाने पर रहा, वो चाहे जहां से आए, जैसे आए। और वहां जो लोग थे, कुछ समय तक तो वो लाइफस्टाइल और तमाम चीजें चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उद्योग बंद हो गए। आज देखिए सबसे ज्यादा कारें जो हैं वो चीन में बन रही हैं, जापान में बन रही थी, कोरिया में चीजें बन रही हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप। ताइवान में चिप बन रहा है। 80%, 90% चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ताइवान जैसे एक छोटी सी जगह में हो रही है। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर दिनों दिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2023-24 में दुनिया के तमाम देशों के, इवन अफ्रीकी देशों के भी जीवन प्रत्याशा जो होती है वो बढ़ रही थी और अमेरिका की घट रही थी। अभी आप देखें जर्मनी की हालत 3-4 सालों से, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ठिठका पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा फाइनेंशियलाइज्ड हो गई सोसाइटी अमेरिका की। और हम इस मल्टीपोलैरिटी में, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरे तरीके के, हमारे जैसे चीन के साथ, पाकिस्तान देखिए आप डिप्लोमेसी में, हमको उन चीजों को जिस तरीके से मैनूवर करना था, उन चीजों को जिस तरीके से फेस करना था, वो हम ना करके एक जो डीजेनरेटेड पावर्स हैं या उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो हरकतें हैं, हम उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। मतलब आप ये, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम ये कह दें कि भाई इजराइल से संबंध हम तोड़ दें, लेकिन इसको चेरिश करने की क्या बात है? आपको हथियार बेचने की क्या जरूरत है?
या बार बार डोनाल्ड ट्रंप आपको अपमानित कर रहे हैं, उनके मंत्री आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, और बीच में एक बार बोल देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे दोस्त हैं, भारत बहुत अच्छा देश है, तो उस पर तुरंत रिएक्शन आ जाएगा कि थैंक यू सर, थैंक यू। ये ट्विटर पे होता है, ओपनली होता है, ये रोज होता है। एक तो ये आखिरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने, अपनी किताब में लिखा है कि डिप्लोमेसी का काम है दोस्त बनाना, और जब ईरान के युद्ध में जब पाकिस्तान मध्यस्थ हुआ तो उन्होंने उसी डिप्लोमेसी को कह दिया कि दलाली कर। यार तो एक तो ये कंफ्यूजन है। हम लोग पीछे 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले के गुट निरपेक्ष आंदोलन को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, और हम महाभारत से सीख रहे हैं डिप्लोमेसी। आप जयशंकर की किताब पलटिए, मतलब हम हजारों साल पीछे जाने के लिए तैयार हैं, और कुछ दशक पीछे जाके हम नहीं देख रहे हैं, जब हम गरीब मुल्क थे, भयंकर इन्फ्लेशन से गुजर रहे थे, देश को बनाने का मसला चल रहा था, एक एक इतने सारी विविधताओं का देश था। उस माहौल में भारत जो है, और भारत की जो लीडरशिप है, अपनी तमाम कमियों खामियों के बावजूद दुनिया के मंच पर वो उन्होंने एक रेस्पेक्ट बटोरा। आज रोज बात होती है नेहरू की और इसकी, पंडित नेहरू का जो इंटरनेशनल मंचों पर जो लेवल था स्टेट्समैन का, मुझे नहीं लगता कि उनके बाद का कोई प्रधानमंत्री उस स्टेचर तक पहुंच पाया है। लेकिन उन चीजों को हमको नहीं देखना है। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, वो मुझे मेरे दिमाग से निकल गई। एनीवेज, पाकिस्तान के साथ जब हमारा ये पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमने देखा कि चीन ने उसकी पूरी मदद की, और उनका 1963 से वो ट्रीटी चल रही है। अभी उन्होंने 60 अरब डॉलर के आसपास का निवेश किया है बेल्ट रोड परियोजना में, वो उनके साथ खड़े हुए। तुर्की ने उनके फेवर में जो है बयान दिया, अजरबैजान ने उनके फेवर में बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, वो छोड़ दें कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस वगैरह की तरफ से क्या क्या बयान आ रहे थे, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अजीब अजीब दोस्तियां शुरू हो गई अमेरिका की। चीन भी पाकिस्तान का दोस्त, अमेरिका भी पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान ईरान का भी दोस्त, वो मध्यस्थता कर रहा है, वो अभी धाबू से भी बतिया रहा है, सऊदी अरब के साथ भी सिक्योरिटी पैक्ट कर रहा है। हमारा कौन ऐसा ऑल वेदर फ्रेंड है दुनिया में आज के डेट में? किस राजधानी पर हम भरोसा कर सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान आज के कभी भगवान न करे कोई मुसीबत में फंसे, बड़ी मुसीबत में फंसे, कोई युद्ध हो जाए या कुछ और हो जाए, कौन ऐसा देश है जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है? आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट चुनाव हुए, और उन चुनाव के नतीजों को भारत के विदेश नीति के जो निर्धारक हैं उनको गंभीरता से देखना चाहिए। जर्मनी पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल में, जो नॉन परमानेंट सीट के लिए जो चुनाव होते हैं, पहली बार वो चुनाव हार गया जर्मनी। उसने आरोप लगा दिया कि रूस ने जो है ये लॉबिंग करके हमको हरा दिया, जबकि यूक्रेन युद्ध का विरोध पुर्तगाल भी करता है, ऑस्ट्रिया भी करता है, वो दोनों जीत गए। लेकिन जर्मनी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि पुर्तगाल फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देता है, और वो गाजा जनसंहार और इन सारी जो चीजें हो रही हैं इनका वो घोर विरोधी है। ऑस्ट्रिया के संविधान में लिखा हुआ है कि युद्ध के समय न्यूट्रल रहना है। उन्होंने अमेरिका को अपनी जगह नहीं देने से मना कर दिया ईरान पर हमला करने के लिए। इसको ग्लोबल साउथ के देशों ने देखा, और ग्लोबल साउथ के देश ही महासभा में सबसे ज्यादा नंबर में है, वोट उनके पास है। भले वो सिक्योरिटी काउंसिल में उनका कोई ना सुने, संयुक्त राष्ट्र का जो हो रहा है सो हो रहा है, वो अलग एक इशू है, लेकिन नंबर उनके पास है। जब वोटिंग होगी तो वो जीतेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल को जिताया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए चुनाव हुआ जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जीते हैं। उन्होंने साइप्रस को हराया। साइप्रस ने इजराइल को खुली छूट दी हुई है कि हमारे जो आर्मी बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनका आप खुला इस्तेमाल कर सकते हैं। साइप्रस में बड़ी संख्या में इजरायली जाके जमीनें खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। वो चुनाव हार गया। हमारे यहां से ये एशिया पैसिफिक से एक सीट थी, तो उसके लिए दो कंटेंडर थे, किर्गिस्तान और फिलीपींस। फिलीपींस प्रो अमेरिकन अभी वहां पे गवर्नमेंट है। उनके पिताजी वहां पर तानाशाह हुआ करते थे, मार्कोस उनके बेटे हैं, जूनियर मार्कोस। वो रोज कभी यहाँ चीन से पंगा तो कभी कुछ, अमेरिका प्रो इजराइल। फिलीपींस हार गया, किर्गिस्तान जीत गया। पहली बार होगा कि किर्गिस्तान जो है 1994 में जब वो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बना सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो पहली बार वो बैठेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्लोबल साउथ के देश चुपचाप ये देख रहे हैं कि जब दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं, बहुध्रुवीय दुनिया बन रही है, अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, तो कौन देश हैं जो हमारे साथ, हमारे हितों के साथ खड़े हो सकते हैं, हम जिन पर भरोसा कर सकते हैं। और यही डर मुझे लग रहा है कि तेल गैस की कमी और बाकी इकोनॉमी का कम ज्यादा होना, इसकी तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन दुनिया की नजर में जब हमारी साख नीचे गिरेगी, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी नीतियों पर से भरोसा उठेगा कि भाई इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई करने में कितना समय लगेगा। थैंक यू। सारगर्भित तरीके से आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो चुनौतियां हैं, खासकर आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी। और हमारे श्रोताओं के मन में कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उन जिज्ञासाओं को आखिरी में निवेदन करेंगे। अभी हम आदरणीय आनंद सहाय जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे अध्यक्ष जी प्रोफेसर आनंद कुमार मेरे बड़े ही पुराने मित्र हैं, मैं उनका हमदर्द हूँ और हमारे संबंध बहुत ही, और उनको मैं जानता हूँ, उनको देख के मुझे अत्यंत खुशी हो रही है आज यहाँ पर। और भाई गौतम जी ने भी मुझे लिख करके कहा तो उनको भी देख के मुझे प्रसन्नता हुई। और अभी मैं आज पहली बार मेरा मिलना प्रकाश रे जी के साथ हुआ और 2 मिनट बात हुई जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके पहले। और फिर मैंने उनको सुना तो एक तो बहुत ही, जो उन्होंने जिस दुनिया को उन्होंने कवर किया, बड़ा वो एक बृहत रूप से, एक सुचारू रूप से, उदाहरण के साथ। मैं सोचता हूँ कि मुझे उस तरह की डिटेल में न तो मैंने आज के बारे में सोचा है और ना ही उस तरह की तैयारी की है। मैं कुछ लिख के आया, चूँकि मेरा अनुमान था कि 10-12 मिनट शायद हमको अपनी बात को रखने के लिए शायद पर्याप्त हो, तो मैं उसी तरह से कुछ लिख के लाया हूँ, वो आपके समक्ष में पेश करता हूँ। और एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा और आपका इंटेलिजेंस चाहूँगा कि मैंने अंग्रेज़ी में लिखी हुई है इस चीज़ को, और मुझे मालूम है कि मुझ में भारी कमी है कि मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों एक तरीके से लिखने पढ़ने के काम में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। करना चाहिए था, करता नहीं। आप भाषा के बारे में परेशान मत होइए। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। ये तो पढ़े लिखे लोगों का ये असेंबली है ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रकाश जी ने एक बड़ा अच्छा किया कि अपनी भाषा में बात की उन्होंने, और मुझे पूरी तरह से, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ भाषा के मामले में, उसमें नहीं है। तो आपकी अनुमति से मैं स्टार्ट करता हूँ, और ये कि माय फ्रेंड, एस्टीम्ड फ्रेंड्स, दिस सब्जेक्ट बिफोर अस इज भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संप्रभुता का प्रश्न। तो संप्रभुता पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, मेरा नैरो फोकस्ड है। मेरा जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमारे लिए एक बैकग्राउंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है।
देखिए यहाँ पर मेरा फोकस कुछ नैरो रहेगा। तो ये प्रश्न हमारा है, इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी। दिस हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, हमें ऐसा लगता है। लिंक्ड टू इट इज द इशू ऑफ हाउ द वर्ल्ड परसीव्स इंडिया। हमारी साख है कितनी नहीं है, क्यों नहीं है, ये उस पर भी निर्भर है। तो इसलिए हमारे लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है ये बात, सॉवरेनिटी का सवाल जो है। एंड माय ओन सेंस इज दैट इट इज नॉट इन अ वेरी फ्लैटरिंग लाइट। द वर्ल्ड डज नॉट सी अस इन अ वेरी फ्लैटरिंग लाइट। भारत का जो माजी जो रहा है और आज जो हम कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि हमारा जो है वो 2 स्टेप हम नीचे उतर गए हैं दुनिया की निगाह में, चाहे वो ग्लोबल साउथ हो या जो जिनको हम विकसित देश कहते हैं, पाश्चात्य देश, उनकी बात हम कर रहे हो। बट द आयरनी इज दैट विद इन द कंट्री, भारत के अंदर ये जो मैटर है हमारा, हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का, इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसका जो महत्व है वो भी अच्छी तरह से समझा भी नहीं जा रहा है। Its importance is insufficiently understood. So today we are actually discussing an important question. और इस तरह के प्रश्न पर विमर्श होना जो है वो ऐसा ही एक फोरम कर सकता है जो कि आज जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी कोई रुचि नहीं इस तरह की चीज़ में। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आज, ये एक मायने रखता है, मेरी नज़र में रखता है। मैं समझता हूं कि देशवासियों की नज़र में भी रखेगा अगर बात को वहां तक ले जाई जाए। ऑन द सॉवरेनिटी इशू there will not be a straightforward simple explanation कि सॉवरेनिटी के मामले पे हम पीछे क्यों खिसकते नजर आ रहे हैं। There will be many contributory causes, some relating to our own internal affairs. So there is no simple explanation why perceptions today are not as obvious and acute as they were a few decades ago. Sovereignty के मामले में. But we will do well to remember that in a relatively short space of time, many major, perhaps even transformative changes have occurred or are in the process of occurring with great speed in the world. And these changes are across many domains: political, ideological, technological, military, markets, and the wide, very wide domain of knowledge. Across the board, very, very rapid changes are taking place. In this time, India has not moved fast enough to adjust to the times. There has been a lack of innovation, investments in the appropriate spheres, and insufficient policy direction. We seem to have wound ourselves up in processes of trying to understand who we are. We are caught up in debates that do not encourage change in a fast changing environment. Now, in contrast to India, which otherwise has a big legacy in the matter of sovereignty, in the matter of taking the appropriate decision in line with our capabilities. In contrast to that, our northern neighbor China has risen so rapidly, it has surprised the world, including the US.
which had infused it with much needed capital only a few decades ago. And the US did that for its own reasons. But to China's credit, it was able to seize the moment, look ahead, look forward, using US capital to begin with, and then build on that whole platform that it was created. Today, China is an economic, trading, manufacturing, technology, knowledge, and military power. Second only to the US in several of these fields, and in some others surpassing the United States. So China is a power to reckon with, even for the Americans, leave alone the other countries. And this has implications for China's relations with every part of the world, every single part of the world, every continent. It is with such a powerhouse that India has a boundary problem, which has erupted into military conflagration several times, including in the recent past. I'm not going into details there. And frankly, India will be flattering itself if it looks upon China as a rival or a somewhat equal competitor. That age is past. In the 40s, 50s, even the 60s, there was always a discussion in the world. Indian model, Chinese model, India ahead or China ahead. Both came into their own politically, ideologically at about the same time, in the mid-40s, late 40s. And in fact, China used to send delegations to India at that time, I recall this, in the 70s, early 80s, to understand how stock markets should function. They used to send expertise, looking for expertise. Now, this is the context for India trying to sail as close to the US as the US would allow it. The whip hand is with America. In the process, India, and which has become evident very recently, is even prepared to accept an inferior status in relation to the US. This makes many countries believe that India now is quite ready to speak the language of others and not its own language, and is perhaps no more autonomous in reality and cannot be relied upon politically. Can such a country, whatever its history, claim to be a leader of the global South? This is the sovereignty question at its most stark. And we know practically the whole of last year, India-US relations began to feel considerable strain for a number of reasons. President Trump's trade policy, which raised tariffs on India several-fold, became the main instrument of showing India its place. China, incidentally, rebuffed a similar move by announcing escalating tariffs on US goods which US required on an urgent basis, rare earths, for example. And Washington climbed down. But in respect of India, it did not climb down. It kept making tough noises to belittle India. And the Indian leadership kept absolutely mum. What did India do? And this is important. I want to draw your attention to this and think about it some more. I've spoken to some friends of mine who are retired diplomats, and they're utterly shocked. And then I requested them to go to the same sources that I did, and they're available on the internet, US government sources. What did India do? And this is revealed, please think about this, in the US President's executive order of February 6th this year.
which was passed, the order was passed after a phone conversation between the US leader and Prime Minister Modi. उसके बाद इसका बैकग्राउंड है कि ट्रेड पे वार्ता हो रही है, वार्ता पे वार्ता हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं कि भाई कम से कम इंटरिम एग्रीमेंट तो आप साइन कर लें। और उस दौरान जो है पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात होती है और 6 फरवरी को, इसी साल की बात है, 26 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है। तो जरा ध्यानपूर्वक सुने आप उसको, मैं कोट कर रहा हूं, एग्जैक्ट कोट। द ऑर्डर रेड, this is President Trump speaking, I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, and this is significant for us, I'm quoting, and to align sufficiently with the United States on what? On national security, foreign policy, and economic matters. ... I'm not quoting the rest. This is Executive Order February 6th. The Indian media has gone silent about this. I've written a couple of articles in different platforms, Wire and Federal and so on. The Hindu carried an article on its editorial page about that time, making a very slim passing reference to it, not going to any detail. But on the news pages of our big national heritage papers, it simply does not exist. So today what I'm saying to you ought to have been news on February 7, 8, 9, 10th. We are in June now. Not a word, it's not a point of discussion. To my mind, this executive order, it signifies a complete turnaround in India's international positioning and in its foreign policy. India today fails the poet Faiz Ahmad Faiz's test, whose famous lines are, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की ज़बां अब भी तेरी है। अब किस ज़बान से हम बात कर रहे हैं? फैज साहब के जो लाइन जिनका मैंने उद्धरण किया, you will remember that in the tightening energy situation in the world in the wake of the war inflicted on Iran by the US and Israel jointly on February the 28th this year, Washington publicly gave New Delhi, quotes, permission, यही शब्दावली अखबारों में छपे, हमारे यहाँ भी और हर जगह, because the oil market was in a very bad shape and economies were tumbling everywhere. So Washington gave us permission to buy oil from Russia on a temporary basis, which had been banned earlier. And further, it even permitted India to buy oil from Iran, against which USA was at war at that time. You know, sanctions on Iran had begun many years earlier on purchase of oil from, I think, 2018, if I remember right, or 19. And now look at this now. The clouds were dark with fierce, feverish speculation of war breaking out against Iran, when PM Modi decided to fly to Tel Aviv on February 25, 19 days after Trump's executive order, and 3 days before the attack on Iran commenced. Modi Sahab went to address the Knesset, which is the Israeli parliament, and where he said, और इस पर गौर फरमाएं आप इनके शब्दों देखिए, India stands with Israel firmly, with full conviction, in this moment and beyond. These are the words of the Prime Minister of India. Whatever else this may suggest, India being on the side of Israel seems to automatically suggest itself
3 days, before the war when the speech is made. And by implication, it stands against Iran, with which it had a strong strategic relationship through the Chabahar port, which Ray Saab spoke about, which Dr. Ray went into some detail about. Now, since we are talking about sovereignty tonight, it is necessary to remember that the US-Israel attack on Iran was unprovoked and illegal by every canon of international law and its expressions through the United Nations system. Completely illegal. For no rhyme or reason. I don't like you, so I'll go to war against you. It's as good as that. Israel is our Lathet in the region. Your presence does not suit Israel, so I'll go to war against you. India has failed to point this out, that it was an illegal war. Can you imagine 30 years ago, 40 years ago, India would have kept quiet? It did not keep quiet in Suez, where again, in that event, Israel and France were involved against Egypt. Evidently, it is necessary to point out, India is anxious to avoid pointing a finger at the US and its most important West Asia ally, Israel. That's why it did not say that what you've done on February 28 is illegal in international law, completely illegal. And it can only bring misery to the world. This approach of the leader of the erstwhile non-aligned movement, that country, cannot but have been noticed around the world. When leading BRICS nations, the founding BRICS nations, Brazil, Russia, China, and South Africa, strongly condemned the US-Israel action, India, another co-founder, kept mum. India's isolation in the global south was stark when that happened. India standing in the same line as the major European powers was also stark. We stood on the side of the European powers, on the side of the US, on the side of Israel, against Iran, another developing country with which we had a strategic partnership. I'm not even talking about civilizational relations. In the context of the Russia-Ukraine fighting initiated by Moscow, Mr. Modi leveraged his so-called friendship with President Putin to say, and these are his words, this is not an era of war. ये शायद आप लोगों को याद हो, ये सबको याद है. और अखबारों में इस बात की कितनी वाहवाही, कितनी चर्चाएं होती थी इसके ऊपर. खाली हमारे देश में नहीं, यहाँ तो होती ही थी. क्योंकि यहाँ जो है, जो पूज्य है उनको और पूजनीय बना दीजिए, बस इसी बात की प्रयास चल रही है पिछले 10 वर्षों से. लेकिन दुनिया में भी जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था भारत को कि भाई आप रूस के बारे में कुछ बोलते नहीं, आप उनके तेल ले रहे हैं, फायदे उठा रहे हैं उससे, वहां भी थोड़ी बहुत प्रशंसा हुई कि कम से कम भारत के प्रधानमंत्री ने आगाह तो किया है रूस को कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मतलब जल्दी जल्दी खत्म करो, बातचीत करो, सुलझा लो मामले को. लेकिन द सेम इंडियन लीडर कुड नॉट समन द रिसोर्सेज टू एड्रेस मिस्टर ट्रंप इन द सेम वे कि व्हाट यू हैव जस्ट डन इज इलीगल इन इंटरनेशनल लॉ. रशिया यूक्रेन के मामले में उस लीगैलिटी को लेकर भी बातचीत हो सकती है. उनका जो इतिहास रहा है, जो नेटो रहा है, नेटो वॉर्सो पैक्ट उठ गया लेकिन नेटो नहीं उठा, ये सारी बातें हो सकती हैं. लेकिन यहां पर तो ईरान के मामले में इजराइल और अमेरिका का कोऑर्डिनेटेड साइमल्टेनियस अटैक जो है तो एकदम इलीगल है, जिस एंगल से आप उसको चेक करें. बट लुक एट दिस, and this should put us to shame. Little Sri Lanka stood its ground. कितना छोटा सा देश है,
it flatly refused USA's request to permit the use of its Matala Air Base. वहाँ एक एयरफोर्स स्टेशन है important, Matala. US had requested that this air base be allowed to be used to land American fighter jets proceeding to the Iran theater. The requests were turned down. They were made on March 4 and March 8. They were turned down, with Colombo citing neutrality. उन्होंने परमिशन नहीं दी अमेरिका को. It is a coincidence that we are meeting tonight just 2 days before the formal signing ceremony in Geneva on the first stage of the proposed agreement between the US and Iran to bring the war to a close, with a view to obtaining long-term peace between these two countries, Iran and USA. ये फ्राइडे को परसों जेनीवा में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन आमने सामने बैठ करके सिग्नेचर होना बाकी है. It is hard to be certain if the promise will reach fruition, कि एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा. Israel's militarism may play spoiler yet again, and there could be other variables also. Nevertheless, Iran has emerged as an example before the world of a land that values its sovereignty. The country's tremendous willpower and the enormous sacrifices made by its people is grudgingly admired even by the Americans now. They had not expected it. As Ray साहब was saying कि 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरा अनुमान था कि ये सोच रहे हैं कि 7 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी लीडरशिप को समाप्त कर देंगे, नए अपने मन के लीडर ले आएंगे, पुराने शाह ईरान की तरह, और फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होगा और ट्रंप साहब की रियलिटी कंपनी काम करेगी और हमारे भी कुछ लोग जो हैं, जो चहेते हैं हमारे सरकार के, उनको भी ठेके मिलेंगे वहाँ पे. यही सब सोच करके हमें लगता है, ये मेरा अनुमान, मैं गेस है, कि तेल अवीव जो पहुंचे थे 3 दिन पहले लड़ाई शुरू होने के, उसके पीछे ये भी मंशा कहीं थी. और जब वो खींचता चला गया 100 दिन जब पार कर रहा है, जब ट्रंप बेहाल हो रहे हैं कि फिर समझौता कर लो हो सके तो, अब हमारे होश ठिकाने आ रहे हैं. तो ईरान डिड नॉट गो डाउन ऑन बेंडेड नीज बिफोर ए मैनीफोल्ड सुपीरियर मिलिट्री पावर. The agreement in the making, should it come about, in no small measure would owe to USA's desperate need to end the fighting. पिछले 15-20 दिनों से या उससे थोड़ा ऊपर ही जितनी भी इनकी जो वार्तालाप चली है पाकिस्तान के मध्यस्थता से, उसमें देख लीजिए, ट्रंप साहब कुछ बोलते हैं वो मना कर देता है कि नहीं, गलत है, हमारी कोई उस अंडरस्टैंडिंग नहीं इसके ऊपर, फिर से लाइए. वो दौड़ा रहा है इनको. ये अपनी तलवार दिखा के, भाला बरछा दिखा के उसको नहीं धमका पा रहे हैं. In the face of a ruthless and powerful foe, what it takes to defend sovereignty has been demonstrated by Iran when some with a glorious history chose to overlook their own great hour. कहने को साइड की बहुत सी बातें हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें प्रकाश रे साहब कवर कर चुके हैं मेरा ख्याल है, लेकिन मैं यहीं पर इसको रखता हूँ, इसको विश्राम देता हूँ यहाँ पे. और डिस्कशन के लिए कुछ लोग बोलना चाहें, एनीथिंग वॉट एवर इज़ विद इन माई पावर्स, आई बी हैप्पी टू सबमिट माई सेल्फ टू द चेयर. और आप जैसा कहें वैसे हम आगे ले चलेंगे इसको. बहुत बहुत धन्यवाद सर. इट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल एंड योर presentation is a kind of invitation for all of us to revisit
conception of sovereignty itself, particularly जैसा प्रकाश जी ने कहा कि हम एक नए दौर में हैं जहां नए तरह के संप्रभुता की बात हो रही है, और उसके बीच में जिस तरह के लोकल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर के बीच का जो कनेक्शन है, उसमें नए परिदृश्य से हमें विदेश नीति को सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं बाकी साथियों से निवेदन करता हूं कि वो जरूर सवाल करें। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, रवि नितेश जी हैं, डॉक्टर अशोक कोमल जी हैं, तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सत्यम जी ने हाथ उठाया है। सत्यम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। आप सभी लोगों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भोपाल से, मेरा नाम सूर्या है, सत्यम नहीं सर। अच्छा, तो हाँ, सत्यम सूर्या जी नाम से आईडी बोलिए, है। सवाल थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। जी सर। सर मतलब मुझे मतलब ये सौभाग्य मिला आप लोगों को सुना सर, और मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुना इस समय पे, चाइना, श्रीलंका और ट्रम्प वगैरह सारी चीज़ों को कैसे क्या निर्णय ले रहे हैं सर। मेरा क्वेश्चन है सर, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमने क्वेश्चन किया चलने पे, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जैसे कि एक जो प्रजा होती है, जैसे लोकतंत्र में आज जो इंडियन पर्सन की थिंकिंग है, जैसे आज बहुत रियल लोग इस टॉपिक हो गया। आपकी आवाज कट गई है, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन है, वो स्ट्रेटेजी क्या है जो भी लोग इंडियन कॉन्शियसनेस को खराब कर रहे हैं, हाउ टू थिंक को खराब कर रहे हैं, कि कौन से मुद्दों पे सोचना है और कैसे सोचना है, वो लोग कैसे कर रहे हैं। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस नॉर्मली गंदगी की तरफ बहुत जल्दी, लालच हुआ, ग्रीड हुआ, या जो भी गलत चीजें उनके थ्रू बिक जाना, करप्ट होना, तो जो उनका वे ऑफ डूइंग है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो कैसे कर रही हैं। हम सभी लोग आज जी। परिणाम पे बात कर रहे हैं सर, रिजल्ट्स ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन परिणाम सर वो कैसे कर रहे हैं, जो भी उनका किला है उनने किस तरीके से सजाया है, उस पे बहुत सर अच्छा। मतलब मेरा हमेशा डाउट रहता है सर। जी, सवाल ये है कि ये एक तरह से पब्लिक रीजन का जो डाउनफॉल हो रहा है अमेरिका से लेके और इंडिया तक, उस पे उसका क्या कारण है? तो ये विदेश, जी आनंद साई सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अब ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है इस बात को लेके, और मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम फ्रैंकली है। लेकिन मेरी सोच ये है कि जो अभी जो मौजूदा सरकार है हमारी, जिस तरह का की विदेश नीति हमको आज देखने को मिल रही, पहले कभी नहीं देखने को मिली, कभी भी नहीं। हमारी विदेश नीति में कमजोरियां रही होंगी, यहाँ गड़बड़ियां रही होंगी, लेकिन अभी जो है एक बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात में हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जिसका अभी उल्लेख किया गया। उधर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकारें जो करती हैं, एक उनके क्या किस स्ट्रक्चर में अपने आप को पाती हैं, और मैंने उस पर बात भी की थी कि चीन इतना आगे बढ़ गया, और हमें लग रहा है कि चीन के साथ हमारा कोई, हम किस पर आश्रित हो सकते हैं, और हमें अमेरिका ही सामने आया। कि उससे एक कदम आगे जाकर मैं यही कहूँगा कि अभी जो पार्टी सत्ता में है, ये लोग आज से नहीं, इनकी शुरुआत से ही ये एक ऐसी पार्टी रही जिसका कि फ्रीडम मूवमेंट में, आज़ादी के मूवमेंट में इनका कोई हिस्सा कभी रहा नहीं। तो आज़ादी पाना और आज़ादी को कायम रखना, ये उनके सोच का हिस्सा नहीं है। ये एंटी कॉलोनियल बात बोलते हैं, वो कैसे कि जैसे फौज को लेकर कर रहे हैं कि आप अपना यूनिफॉर्म बदल लें, इसमें कोई यूरोपियन वगैरह डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए एक एंटी कॉलोनियल माइंडसेट उनका दिखलाता है। इतने ये ऊपर की जो चीज़ें इतनी पर है, चूंकि आज़ादी स्वतंत्रता पाने के लिए क्या पापड़ बेलने होते हैं, और किस तरह की राजनीतिक सोच रखनी पड़ती है, और आइडियोलॉजिकल सोच रखनी चाहिए, ये तो इनका जो इनका वो है, जो मेंटल वो है, स्टेट है, उसमें कभी रहा ही नहीं पिछले 70-75 सालों से, जब से ये आए सामने। तो ये तो अमेरिका के, चूंकि जबकि कोल्ड वॉर चल रहा था, कम्युनिस्ट वर्सेस यूएसए, तो ये तो यूएसए के साथ रहे, वो तो बहुत से लोग रहे,
वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें भी मैं नहीं जा रहा। देखिए आज जो है भारतीय, हमारे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कि जो इंडियन कैपिटलिज्म जो है वो जिस दिशा में जा रहा है, और वो एक खास उसकी गति है और एक खास दिशा भी पकड़ी हुई है उसकी। चाहे भारत गरीब देश हो, जैसा भी हो, लेकिन कुछ लोग जो हैं गरीब नहीं हैं, उनका धन आज जो फॉरेन एक्सचेंज का इतना भारी संकट पड़ा हुआ हमारे देश में, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश का जो धन है वो बाहर जा रहा है, वहां पर निवेश हो रहा है, उसका यहाँ नहीं हो रहा है, उससे हमको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उसकी जरूरतें जो हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का वो जो वर्ग है, उसके हित में है कि हम बहुत अच्छे, मजबूत और मधुर संबंध बना करके रखें यूएसए और वेस्टर्न पावर्स के साथ, और बाकी जहां भी जाए। तो हमने जो है ये नॉन अलाइंड, वो सब तो बहुत पीछे की बात हो गई। हम जो है अपनी स्वायत्तता को छोड़ दें, अपनी सॉवरेंटी को के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। हम एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स, अमेरिका से कभी कुट्टी हो गए, चूंकि अमेरिका ने झड़क दिया तो उसको हम सॉलो कर गए उस पॉइजन को, लेकिन सतत प्रयास हो कि अमेरिका के साथ हम अच्छे संबंध बना के रखें, और ऐसा बना के रहें, हाथ जोड़ के आगे पीछे घूमें उनके, ताकि एक दिन हमें कुछ थोड़ा सा लाभ मिले उससे। ये हमारी बेसिक सोच है, और इसमें कोई इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और प्रधानमंत्री की कॉन्शियसनेस और विदेश मंत्री की कॉन्शियसनेस का कोई सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, इसका एक हिस्सा जो है उसके नीड्स हैं। जिस पार्टी से निकले हैं ये लोग, उसकी हिस्टोरिकल वो है, ट्रेंड चली आ रही है, और आज जबकि चीन का एक एडिशनल फैक्टर वो हो गया है, वो तीसरी बात है। और चौथी बात ये है कि हम अपने आप को पीछे धकेल दे रहे हैं। वी आर लुकिंग बैकवर्ड टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड इन द 5th सेंचुरी। अभी जैसा प्रकाश सूर्य जी कह रहे थे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम की भी एक चिड़िया रही हमारे बीच, ओनली अ फ्यू डेज अगो, फ्यू डेकेड्स अगो। उधर हमारा ध्यान नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। हम नॉलेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज, उधर हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो फिर आप तो अपने आप को गुलामी की तरफ धकेल दे रहे हैं। अगर आप इतने भी क्षीण हो जाएंगे, कमजोरी से एकदम वो हो जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे, तो फिर आपको दुनिया के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होने के अलावा और अपनी सॉवरेंटी की बात नहीं करने के अलावा आपके पास विकल्प क्या रहा? मैं यहीं पर विराम देता हूँ उसको। जी, डॉक्टर आलोक टंडन ने हाथ उठाया था जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर आलोक टंडन समय ले रहे हैं। कोई और साथी अगर कुछ मन में जिज्ञासा या सवाल हो? डॉक्टर शशि शेखर जी से मैं निवेदन करूंगा, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी से। हेलो। हाँ, बोलिए, आवाज जी, हाँ जी, नमस्कार। मैं प्रकाश रे जी और फिर आनंद सहाय जी का बहुत ही उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता और भारत की स्थिति पर मैंने बहुत शानदार विवेचन सुना, और मैं बहुत उससे प्रभावित भी हूँ। बस एक सवाल था उनसे, प्रकाश रे जी से, कि भारत जो जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करके अपनी संप्रभुता को वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मजाक बना रहा है, उससे भारत की गरिमा तो गिर रही है। तो भारत को लाभ क्या हो रहा है? और ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने खुद भी कहा कि किसी देश ने भी भारत का समर्थन नहीं किया। तो 100 अधिक देशों में यात्रा करने के बाद भी सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो देश की जनता का लुटाने के बाद इस भारत की जनता को क्या मिला? ये सवाल है। धन्यवाद। देखिए, वो जो यात्रा कराई गई सांसदों की, वो विशुद्ध मतलब क्या उसको कहा जाए, वो एक तमाशा था।
कोई डेलीगेशन था, गाना गा रहा है, खाने की तस्वीरें डाल रहे हैं। एक डेलीगेशन गया तो केवल विपक्ष के नेता मिले, एक डेलीगेशन गया तो वो पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप मिलके चला आया, और तो और उसमें ऐसे ऐसे देशों के नाम थे जिनका जो बेचारे खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका कोई इस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंटरवेंशन या ये सब चीजें नहीं है। तो बहरहाल देखिए, मैं आपकी सवाल की देश की जनता को क्या मिला, और जो पहले मित्र पूछ रहे थे कि लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं या कर रहे हैं। एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए ब्रिटेन में, टोनी बेन। टोनी बेन कहते थे कि 2 तरीके होते हैं लोगों पर शासन करने के। एक, उन्हें डरा के रखो, फियर में रखो, और दूसरा कि उनको उनकी डिग्निटी को कमजोर करो, उनकी डिग्निटी को का लॉस कराओ उनका। और अभी सिर्फ बात भारत की जनता की नहीं है, अमेरिका की जनता, ब्रिटेन की जनता, सारी जगह ये जहां भी पश्चिमी स्टाइल का लोकतंत्र जो बाद में नियो कॉलोनियल कबाल में तब्दील हुआ पिछले 30-40 साल पहले, हर जगह आप देखिए, आप गूगल करें होमलेसनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स और देखें उसका ग्राफ, क्राइम, जेलों में जो लोग हैं। मैंने ब्रिटेन का कहा कि उनके यहाँ जीवन स्तर क्या है, वहां पे किसानों को लेके कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टैक्स दो। वहां बीच बीच में हम लोग देखते हैं ब्रसल्स में और पेरिस में वो ट्रैक्टर लेके घुस जाते हैं किसान जो यूरोप में। ये जो फाइनेंशियलाइज्ड और प्रॉफिट पर और पॉलिटिकल और कॉरपोरेट का जो नेक्सस बना, मजबूत हुआ, उसके ग्रामर में आप हैं ही नहीं। आपकी पार्टी ABCD कुछ भी आप बना लीजिए, आप आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ भी अपना रख लीजिए कि हम सेकुलर है तो हम हिंदुत्व हैं तो हम फलाना है ढकाना है, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन जब तक आप एक डिग्रेडेड डेमोक्रेसी को ढोएंगे और उसके साथ मुनाफाखोर नियोलिबरल सिस्टम को आप रखेंगे। इन्होंने क्या कहा था जब थैचर रीगन एरा में जब ये चीजें आ रही थी, तो इनका वादा क्या था? वादा ये था कि पहले कुछ लोग धनी होंगे और फिर धीरे धीरे सब तक समृद्धि पहुंचेगी, सबको लाभ मिलेगा विकास का, डेवलपमेंट का, ये होगा। लेकिन विकास उन जगहों पे हो गया जिनको हम लोग कहते रहे कि अरे यहाँ तो तानाशाहियां है, यहाँ तो माओ है, यहाँ तो डेंग है, तो यहाँ पे वियतनाम में 1 पार्टी सिस्टम है। अब तो नॉर्थ कोरिया के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स लिखने लगे। पिछले साल नॉर्थ कोरिया में लॉस एंजलिस से नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में लॉस एंजलिस से ज्यादा घर बने, और अमेरिका से ज्यादा नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन का असेंबलिंग होती है। और एक मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एरिक ली हैं, चीन के एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, उनकी कई किताबें भी हैं चीन पर। उनका एक कोटेशन बहुत साफ तरीके से बताता है कि ये जो तथाकथित डेमोक्रेसीज हैं और चाइना है, उनमें क्या फर्क है। उन्होंने बताया है कि चीन में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि 10-12 खरबपतियों का गिरोह या गुट देश की पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिकल पावर पे हावी हो जाए। ये आप चाइना में कल्पना ही नहीं कर सकते कि पोलिट ब्यूरो को जो है 2-4 खरबपति जो हैं, अलीबाबा के चेयरमैन या सियोमी के चेयरमैन या BYD के चेयरमैन, ये मिलके और उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये कल्पना नहीं है। लेकिन अमेरिका में आप जानते हैं क्या हो रहा है, भारत में सबको पता है क्या हो रहा है। दूसरी चीज, हम चाइना में मसला है कि वहां आप पार्टी नहीं बदल सकते, पार्टी एक ही रहेगी, लेकिन पॉलिसीज आप बदल सकते हैं। और आप देखिए चाइना में जितने तरीके के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि कई बड़े बुरे अनुभव भी रहे उस देश को और उस देश के लोगों को, लेकिन उन्होंने अपने आप को लगातार इवॉल्व किया। ऐसा नहीं कि चेयरमैन माओ ने गलती कर दी तो पता चला कि शी जिनपिंग भी उसको ढो रहे हैं। तो चीन में आप पार्टी बदल सकते हैं, पार्टी नहीं बदल सकते, पॉलिसी बदल सकते हैं।
अमेरिका में आप पार्टी बदल सकते हैं, पॉलिसी नहीं बदल सकते। ये जो फाइनेंशियलाइज्ड सोसाइटी बनती गई ना, जो 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 हमने पैसे को ही वो मान लिया। भाई पैसा कहां से आता है? पैसा खेत से आता है, पैसा फैक्ट्री से आता है, पैसा आपके बुद्धि से आता है, किताब लिखने, किताब छापने, उससे पैसा बनता है। कोई एआई बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई मोबाइल में कुछ कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर लिख रहा है, कोड लिख रहा है, उससे जनरेट होता है पैसा। पैसा अपने आप में वो जनरेट नहीं होता। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो अल्टीमेटली किसी फैक्ट्री को करते हैं। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो आपने किसी से शेयर खरीदा, आपने उसको पैसा दिया, वो पैसे को कहीं और लगाएगा। तो ये चीज है। लेकिन जो इजी मनी का कॉन्सेप्ट आया सोसाइटी में और अमेरिकन के पास कि भाई तकलीफ में हो कोई बात नहीं, सऊदी अरबिया के पास नगदी है, चीन के पास नगदी है, जापान के पास नगदी है, बॉन्ड खरीद लो भाई, कर्जा दो। 38-39 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर कर्जा है, अमेरिकन के ऊपर। तो वहां पे लोग जो हैं वो प्रायोरिटी में नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा अपनी बात रखते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट अब नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप डोनेशन लेके अपने कंपनियों में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में पैसे ले लेके लोगों को जेलों से निकाल रहे हैं, माफीनामा बांट रहे हैं। चलिए वो दक्षिणपंथी हैं, ये यहाँ हिंदुत्व है, वहां ये है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में अभी ऐसी पार्टियों का वो है गवर्नमेंट में जो अपने आप को सोशलिस्ट कहती हैं, सोशल डेमोक्रेट्स कहती हैं, कम्युनिस्ट नहीं, मतलब सोशल डेमोक्रेट्स। उनके यहाँ आपने अगर फिलिस्तीन का झंडा बुलंद कर दिया और गाजा के लोगों के लिए 2 शब्द कह दिए, आप अरेस्ट हो सकते हैं। अरेस्ट हुए हैं। तो ये लोकतंत्र का ये जो नया रूप जो पिछले समय में ये तब्दील हुआ है और कंट्रोल जिस तरीके से होता जा रहा है, और जनता का या देश का राष्ट्रीय संपत्ति का इस्तेमाल करके चंद लोग पैसा बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि ये जो निक्सस है पॉलिटिकल का और कॉर्पोरेट का, ये इस जनता को डरा के रखेगा, डिप्राइव्ड रखेगा, डिग्निटी नहीं रहेगी। आप रोड पे चलेंगे, मैनहोल में गिर के मर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो ये पूरा सिस्टमेटिक ये कोलैप्स है। ये सिर्फ एक आदमी 2 आदमी का चक्कर नहीं है ये मसला, ये सिस्टमेटिक कोलैप्स है। और देखिए, अगर आप कंटिन्यूअस डेट में रहेंगे, कर्जा में रहेंगे, आप क्या वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? कहां से आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग लाएंगे? कैसे आप हम लोगों के पास मान लीजिए कि थोड़े संसाधन है तो हम लोग बक लेते हैं, लेकिन यही मैं अगर एक कहीं पे ठेला लगा रहा होता तो मैं बोलता तो पता चलता कल ठेला भी गायब और मुझे भी 2 लोग कूट दिए आके। तो स्टोरी दूसरे लेवल पे चली गई। आप देखें जिस तरीके से बुलडोजर्स चल रहे हैं, क्या डिग्निटी है इंडिविजुअल की? तो डिग्निटी नहीं रहेगी तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैसे आएगा? कॉन्शियसनेस के लिए एक डिग्निटी अपने ह्यूमन लाइफ के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए। तो मतलब एक कहने का मतलब कि ये एक अलग सेपरेट मसला है और इस पर लोग सोच नहीं रहे हैं। हर जगह सिर्फ बात हो रही है कि इस पार्टी को हटा दो, दूसरे को ले आ दो, हो गया, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा कल्याण, क्योंकि पॉलिसी वही चलेगी। हाँ, थोड़ी इंटेंसिटी बदल जाएगी, फोकस कहीं दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। हो सकता है कि दूसरी पार्टी आए तो लिंचिंग नहीं हो, ये हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो हिसाब किताब है वो ऐसे ही चलता रहेगा। जी, बहुत ही थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं अब समय हो रहा है तो आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे समागम के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजशास्त्री आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन में संबोधन। अनम्यूट कर लीजिए सर। साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धन का दिन था। 2 पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, आनंद जी का तो सम्मान हम लोग 70 के दशक से ही करते रहे हैं और आज वो वरिष्ठतम पत्रकारों में हैं। और प्रकाश को भी हमने आज पहली बार सुना, इतना व्यापक इनका दायरा रहा। इन्होंने कई चीज़ों को एक साथ जोड़ा। इनका निष्कर्ष बहुत
हमारे लिए चेतावनी भरा है, रात की नींद उड़ाने वाला है कि कोलैप्स हो रहा है, सिस्टमिक कोलैप्स हो रहा है। जैसा आनंद जी ने कहा कि जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए कोई कुर्बानी नहीं की, उसको राष्ट्रीय संप्रभुता से क्या लेना देना है। अभी आप देखें कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका में खुद जो दूसरी बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इतनी सख्त आलोचना कर रही है इस सरकार की कि भारत की सरकार को थोड़ा तो हिम्मत होने से हो सकती थी। हमारी जो अभी की विदेश नीति है, उसकी सीमाओं को आपने देखा और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे सवाल खोल के रखे जिन पर और चर्चा जारी रखने की जरूरत है। और जो शुरू में कहा गया और जहाँ पर अंत आया, वो विश्व के अंदर जो पूंजीपति जमात की ताकतें हैं और जिसको राष्ट्रीय हित कहा जाता है, जिसके साथ राष्ट्रीय संप्रभुता जुड़ी हुई है, वो राष्ट्रीय हित अपने आप में ही निराधार होता चला जा रहा है। अभी उसको हम लोगों ने क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दिया है और क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से देश का हित और पूंजीपति वर्ग का हित अलग अलग हो गया। और इस समय भारत का जो पूंजीपति वर्ग है वो खुल करके देश के विरोध में खड़ा हो गया, भारत से पूंजी निकाल रहा है। इस समय पूंजी निवेश भारत के बाजार में कम हो गया, घट गया, और विदेशी पूंजी तो भाग ही रही है। तो हम न घर के हैं न घाट के हैं। और इस परिस्थिति में मौजूदा सरकार जिसने कि देश का कर्जा 3 गुना बढ़ा दिया, विदेश नीति में हम कहीं के नहीं रहे, बल्कि हमसे बहुत पीछे चल रहा पाकिस्तान। इस समय उसकी ताकत बढ़ गई है और चीन का और अमेरिका का तो कहना ही क्या है। हम लोग एक तरह से निर्भर राष्ट्र बन गए हैं, डिपेंडेंट डेमोक्रेसी हो गए। और जो अभी कहा कि डिजेनरेट डेमोक्रेसी, प्रकाश ने कहा, ये बहुत बहुत गंभीर शब्द है। डेमोक्रेसी भी है, डिजेनरेशन भी है, और हम बहुत दुविधा की स्थिति में खड़े हैं कि हम क्या करें। तो मैं देख रहा चंद्रभूषण चौधरी जी सुन रहे थे बातचीत को, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर, कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जनता की पकड़ में ये व्यवस्था फिर से आ जाए। और इसी चिंता के साथ हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। मुझे बहुत धन्यवाद करना आनंद जी को, उनकी व्यवस्था को मैं जानता हूँ, और प्रकाश जी का हम लोगों के साथ संपर्क बना, ये और भी अच्छी बात है। इन 2 पब्लिक इंटेलेक्चुअल से हम लोगों की जो विदेश नीति का, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच में जो अंतर संबंध है, उसको फिर से याद दिला। भारत में विदेश नीति की चर्चा ही बंद हो गई है। विदेश नीति की चर्चा करना मतलब विदेशी एजेंट हो जाना। ये आज आपने हम लोगों को आत्मविश्वास दिया कि नहीं, देश के हित के लिए भी विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। मैं रणधीर गौतम जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम सूचना पर इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया। अनिल ठाकुर जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आनंद जी को और प्रकाश जी को बताता हूँ कि जो बात इन्होंने कही, इसको सुनने के लिए हमीरपुर हिमाचल से लेकर के हैदराबाद तेलंगाना तक के लोग बातचीत में शामिल थे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। समागम की जैसा कि हम सब ने शुरुआत की है 17 अप्रैल 2026 से, हर 17 तारीख को इसी तरह की समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। और इस चर्चा को रील्स के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने पिछली बार काफ़ी शेयर किया था, लाखों की संख्या में उसके व्यूज़ भी गए थे। और सबसे अच्छी बात रिपोर्टिंग की हुई। तो हमारे 2 विद्यार्थी प्रिया कुमारी, उत्सव यादव ने रिपोर्टिंग किया, और इस प्रोग्राम की भी रिपोर्टिंग आपको कल समता मार्ग न्यूज़ पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। खासकर वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नीति की जैसे कठिन प्रश्नों को स्वाभाविक सिंपल एग्जाम्पल्स देते हुए, और एक तरह से हम लोगों की जो इच्छा रहती है जानकारी से नागरिकता निर्माण करने की, तो उस पहल को और गति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।